ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है। और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? वैसे तो अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, दरअसल वो विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने साल बाद भी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। ये बात अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष की नहीं है, देश की सुरक्षा की है, जनता के जीवन और रक्षा की है। हम सब मिलकर के कोई ऐसी नीति रणनीति बनाते क्यों नहीं है जिससे सीमाएं हमेशा हमेशा शांत रहें। लेकिन पहलगांव की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। और अभी जब मैं सुन रहा था और बहुत ही उत्तेजित भाषा में जब जवाब मिल रहा था, उत्तेजित भाषा इसीलिए बोल रहे हैं कि जनता सम्मोहित हो जाए, जनता स्वीकार करने लगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। ये सही है कि जनता के इमोशंस का लाभ आप उठा रहे हैं शासन करने के लिए। जनता का इमोशन का लाभ उठाती है सरकार। मुझे याद है कि जिस दिन पहलगांव हमला हुआ, उस दिन वहां का हर पर्यटक पूछ रहा था, जो पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। आखिरकार ये सबके मन में सवाल यही है कि जिस समय घटना हुई, आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। और जो सरकार ये दावा करती है, 370 के बाद ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे। और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है?
और फिर सरकार को ये ज़रूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की, किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए, कम से कम देश के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। क्योंकि हमारी सीमा पर जो सुरक्षा है, जो रक्षा करने वाले हमारे सेना के लोग हैं, वो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, और सरकार को कम से कम ये जानकारी देनी चाहिए सदन को, देश की जनता को, कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है। कम से कम क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पर्यटक पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है, वो जो बाद में ठग साबित होते हैं, जो हमारी रक्षा क्यों नहीं की गई। पहलगांव के दूसरे दिन की जिस तरह की राजनीतिक कार्टून, क्योंकि जिस तरह का लाभ लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब ने देखा कि पहलगांव के दूसरे दिन ही जिस तरह का राजनीतिक कार्टून भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति किए जाने पर हटाया गया, उसने साबित कर दिया कि भाजपा के लोग भी जानते हैं कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने देश की भावनाओं के साथ बेहद शर्मनाक खिलवाड़ किया है। भाजपा बताए कि ऐसे संवेदनहीन लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। ये अति गंभीर प्रश्न है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर दबाव डाल करके बयान भले बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपा याद रखें, बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता है। पहलगांव के शहीद सैनिक की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर उनसे जिस तरह का दुर्व्यवहार और उपशब्द कहे गए, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी है, आहत और शर्मिंदा हुआ है। ये सब जानते हैं कि किन लोगों की हरकत थी। इस संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में हमने महिला आयोग को पुरजोर अपील की थी कि वो नारी की गरिमा के विरुद्ध गलत बयानी करने वालों के खिलाफ केवल शाब्दिक औपचारिकताएं न निभाएं और बल्कि सही से कार्रवाई करें, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया सरकार ने। पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए बयान के लिए निंदनीय शब्द से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदन की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण और उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो बेहद शर्मनाक है। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में एलजी साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन यह नहीं बताया कि फेलियर क्यों हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार का ये जवाब जरूर आए कि फेलियर क्यों हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो प्रचार किया गया वो भी निंदनीय है। सच तो यह है
कि ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सरकार की विफलता का प्रतीक है। इससे बड़ी विफलता सरकार की कोई नहीं हो सकती कि अध्यक्ष महोदय हम और आप सब मिल करके बैठ करके सिंदूर ऑपरेशन पर बहस करें, चर्चा करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार किसने रुकवाया। हमसे हमारी संप्रभुता खंडित हुई है। संप्रभुता ही स्वतंत्रता की सुनिश्चित करती है। इधर आज़ादी के अमृतकाल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उधर हमारी इंटीग्रिटी को चुनौती दी जा रही है। देश की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। ये हमारी विदेश नीति का संकट काल है। हमारे पड़ोसी देश या तो अतिक्रमण कर रहे हैं या हमारे साथ नहीं खड़े हैं। और अध्यक्ष महोदय, जो हमारे मंत्री जी हैं जिनका क्षेत्र बिल्कुल सीमा पर है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आखिरकार पड़ोसी देश कितना हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है। गंभीर नहीं है। समाजवादियों ने हमेशा देश की सरकारों को चिताया है कि असली चुनौती और प्रतिद्वंद्विता किस देश से है, कौन पूर्वोत्तर की सीमाओं में इंक्रोचमेंट कर रहा है। सरकार को ऐसे मामलों में साहस और समझदारी से काम लेना होगा। सीमाओं से समझौता नहीं करना चाहिए। आज सरहदों के साथ देश के कारोबार को भी चुनौती मिल रही है। सरकार को आगे बढ़कर के उसका समाधान करना है, 2 कदम पीछे करने नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों को सुनने में मिलता है, ये सरकार जवाब दे कि आखिरकार जो पाकिस्तान है उसके पीछे कौन सा देश खड़ा है। आखिरकार हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना हमारे देश में आतंकवाद से खतरा है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो फैसले हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे हैं जो हमारा सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, उसी की व्यापारिक गतिविधियों में मदद करने का काम करते हैं। सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों के लिए गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। हमारा व्यापार कारोबार मजबूत होगा तो कोई हमें चुनौती नहीं दे पाएगा। बात केवल $1 ट्रिलियन की नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की होनी चाहिए। एक तरफ स्वदेशी की नीति को इस प्रकार सरकार ने ताक पर फ्री ट्रेड की बात की है, तो दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की जगह देश को ट्रेडर कंट्री बनाकर छोड़ दिया है। यही देश के बेरोजगारी की वजह भी है। ट्रेडर्स की मुनाफाखोरी और चंदा वसूली की वजह से महंगाई बढ़ रही है। आर्थिक मामलों में ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार के कारण हर जगह सड़कें और पुल ध्वस्त हो रहे हैं, टंकियां गिर रही हैं और करप्शन जगह जगह लीक होकर के टपक रहा है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस समय पर कि कुल मिलाकर सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए एफआईआर जरूर करना चाहिए। सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए एफआईआर लाने की ज़रूरत है। वो हर बार ये कहकर नहीं बच सकती कि चूक हुई है, क्योंकि हर बार सरकार ये कोशिश करती है कि इन घटनाओं से बच जाएं हम, केवल चूक कहकर करके। केवल हमारी सीमाएं जो पाकिस्तान से जुड़ी हैं, वहाँ तो आतंकवाद का हमेशा खतरा ही रहता है, लेकिन जो दूसरी सीमाएं हमारे देश की जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हमारे देश को लगातार खतरा बढ़ता चला जा रहा है। आज अपनी सीमा की स्थिति गलवान से पहले की स्थिति तक भी नहीं लौटी है।
जो पहले स्थिति थी वहाँ ये सरकार नहीं पहुँच पाई है। वास्तविक में नियंत्रण रेखा के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बफर जोन जब भारतीय गश्ती के लिए उपलब्ध नहीं है तो पूर्वी लद्दाख में अतिरिक्त भारतीय तैनाती जारी है, जिससे सेना को सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि जब इतने महत्वपूर्ण समय पर बहस हो रही है तो सरकार अपनी अग्निवीर वाली योजना को वापस लेने का काम करेगी, जिससे कम से कम सेना की कमी, हमें सेना को पूरी की पूरी सेना मिल सके। जनवरी में अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता में जब सेना प्रमुख ने से ये पूछा गया तो उन्होंने जवाब डालते हुए कहा कि गश्ती से जुड़े फैसले अब स्थानीय कमांडरों पर छोड़ दिए गए हैं। जैसे भारत की सीमाओं की पवित्रता अब राजनीतिक नेतृत्व का नहीं बल्कि स्थानीय सेवा अधिकारियों का मामला रह गया है। इस पे भी सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जहां लगातार हमारी सीमाओं का एनक्रोचमेंट हो रहा है। चीन ने भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोक दी है। सुना है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनें, डीएपी जैसे उर्वरक और यहाँ तक कि कई बड़ी कंपनियों की रणनीति के तहत उनकी सप्लाई रोकने का काम किया है। जहां हम एक तरफ आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं, वहीं हम किस पर निर्भर होते चले जा रहे हैं, ये भी विचार करने का सवाल है। इलाके में काउंटर टेररिस्ट सुनने में आ रहा है और इन कि कुछ महीनों के बाद सरकार बीजिंग में स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया। तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा चरित्र है। सभापति महोदय, जैसा कि सदन को जानकारी है कि 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी सभापति महोदय, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक प्रभावी प्रदर्शन था। सभापति महोदय, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने एक बड़ी कायराना हरकत करते हुए सरेआम 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी थी। वे लोग वहां जब निर्दोष लोगों को मार रहे थे तो उनका धर्म पूछकर मार रहे थे। सभापति महोदय, यह इतिहास की एक ऐसी घटना थी जो साफ बता रही थी कि सीमा पार से आतंकवाद के जरिए भारत को तोड़ने की लगातार यह कोशिश की जा रही थी। इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। मैं स्वयं उस बैठक में मौजूद था और उन्हें यह स्पष्ट छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक निर्णायक कार्रवाई करें ताकि पहलगाम की घटना से जुड़े आतंकियों और उनके आकाओं को यह स्पष्ट संदेश चला जाए कि भारत इस तरह के हमलों के जवाब में कठोर कार्रवाई करेगा। जिस हद तक जाना होगा भारत जाएगा। सभापति महोदय, इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई है बल्कि इस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पांसिबल पावर से की जाती है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलुओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों की कोई क्षति न होने पाए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने
9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स और सहयोगी मारे गए। इनमें से अधिकांश जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं, सभापति महोदय, जिन्हें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का खुला समर्थन प्राप्त है। सभापति महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी। यह न तो प्रोएक्टिव थी और न ही एक्सपेंशनिस्ट थी। फिर भी 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का खुलकर इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। उनके निशाने पर भारतीय वायुसेना के अड्डे थे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज थे, हवाई अड्डे थे और मिलिट्री कैंट थे। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए इस सदन के समक्ष गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया सभापति महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और हर हमले को हमने रोका। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं सभापति महोदय, जिन्होंने दुश्मनों के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और मैं चाहूंगा पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, सबको मिलकर एक बार इस सदन की मेज थपथपाकर हमारे भारत के सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक, ठोस और प्रभावी रही है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल उनके जो सेंटर्स थे उसे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, सीट पर रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कू, बोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें देखी, सैटेलाइट इमेजरी लोगों ने देखी। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की एक शानदार मिसाल थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारे थल सेना ने जमीन पर अपना मोर्चा संभाल लिया सभापति महोदय, और हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक सभापति महोदय पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट्स खुद चुने और उसका करारा जवाब दें। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन का उद्देश्य कभी भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकाने के लिए मजबूर करना था। सभापति महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की
मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली सभापति महोदय, और हॉस्टिलिटीज रोकने की उनके डीजीएमओ के द्वारा पेशकश की, हमारे डीजीएमओ के द्वारा नहीं। यह हॉस्टिलिटी रोकने की पेशकश पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा की गई, और यह पेशकश इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि ऑपरेशन केवल स्थगित किया जाएगा, यह समाप्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया जाएगा अगर पाकिस्तान के ओर से भविष्य में कोई आतंकी करतूत की गई तो हम फिर ऑपरेशन शुरू करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। सभापति महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल है, मातृभूमि की रक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर में उसका दर्शन इस देश के 140 करोड़ से अधिक जनता ने देखा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एयर बेस पर वह गए और उन्होंने सैनिकों से भेंट करके हमारी सेनाओं के ऊंचे मनोबल और उत्साह को देखा और अनुभव किया। मुझे खुद भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात करने का अवसर मिला है। श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयर बेस पर और उधमपुर के कमांड सेंटर पर हर जगह मैंने देखा हमारे सैनिकों का मनोबल अपने बुलंदी पर है। सभापति महोदय, उनकी आंखों में विश्वास है, उनका संकल्प अडिग है। वो न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी वह रक्षा कर रहे हैं। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ वर्तमान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका रोल भारत के भविष्य को शेप करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपने चरित्र के अनुसार किसी मुद्दे पर रिएक्ट करता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वह भी आगे चलकर कहीं न कहीं उसके चरित्र को प्रभावित करता है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाते समय वर्तमान के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और सभापति महोदय, यह हमारे इतिहास का एक कटु सत्य है कि लगभग 800 वर्षों की गुलामी के बाद यह माना जाने लगा था कि हिंदुस्तान की जनता स्वभाव से बहुत आक्रामक नहीं है बल्कि बेहद शांति प्रिय है। हमारे बारे में एक ऐसी आम धारणा लंबे समय तक बनी रही है। आप पश्चिम का साहित्य उठाकर देख लीजिए, आप मध्यकालीन इस्लामिक लिटरेचर उठाकर देख लीजिए। सभापति महोदय, हर जगह हिंदुस्तानियों को कमतर दिखाने की कोशिश की गई है। आप सोचिए कि एक राष्ट्र के चरित्र के लिए यह कितना अपमानजनक था। इसलिए जब अंग्रेजों के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपना दमखम दिखाया तो हमने उसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरह देखा, जबकि वास्तव में वह रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। हमारे क्रांतिकारियों ने यह दिखाया सभापति महोदय कि हम भीरू नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मसम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना जानते हैं और किसी हद तक जाने की हम कुवत रखते हैं। सभापति महोदय, मैं डिस्कवरी के बजाय रीडिस्कवरी शब्द का प्रयोग यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पौराणिक काल से देखिए, हमारे देवी देवता, चाहे वो भगवती मां दुर्गा हो, चाहे देवाधिदेव महादेव हों, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हों या फिर भगवान कृष्ण हों, हमारे आराध्य देवों ने हमेशा शस्त्र भी धारण किया है और अपने शत्रुओं का जरूरत पड़ने पर संहार भी किया है। उन्होंने हमें, हमारे इन महापुरुषों ने, इन देवताओं ने हमें कभी कायरता का पाठ नहीं सिखाया है। सभापति महोदय, गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं रामायण में, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, अर्थात हे प्रभु, आप कितने ही सुंदर, सलोने और सुशील हैं, बहुत अच्छी बात है, पर तुलसी का मस्त आपके सामने तब झुकेगा जब आप धनुष बाण अथवा अपनी शक्ति धारण करेंगे। समय का एक ऐसा दौर आया जब हिंदुस्तानियों को कमजोर समझा जाने लगा था सभापति महोदय, लेकिन अब हम अपनी पहचान को रीडिफाइन कर रहे हैं, पुनर्परिभाषित कर रहे हैं
और ऑपरेशन सिंदूर उसी का ही एक शानदार उदाहरण है। सभापति महोदय, आतंकियों ने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट समझ रखा था। उनके लिए भारत पर आतंकवादी हमला करना एक तरह से लो कास्ट और हाई रिटर्न का यह मामला बन गया था। दो चार उनके नौसिखिए रंगरूट आते थे और हमारे नागरिकों को हताहत करके चले जाते थे। पहले की सरकारें चुपचाप यह तमाशा देखती रहती थी, इसलिए आतंकियों को लगा कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट बन चुका है। सभापति महोदय, इकोनॉमिक्स की एक थियरी है और आप जैसे स्वाध्यायी लोगों ने उस थियरी को जरूर पढ़ा होगा। वह इकोनॉमिक्स की थियरी है गेम थ्योरी, और यह थ्योरी बताती है कि जब हमारे चिदंबरम साहब भी अच्छी तरह जानते होंगे इस इकोनॉमिक्स की थियरी को, गेम थियरी, यह थियरी बताती है कि जब किसी को यह लगता है किसी काम में लो कास्ट और हाई रिटर्न है तो उस व्यक्ति को वह काम करने में मजा आता है। सभापति महोदय, पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने इसी गेम थियरी के अंतर्गत भारत को हमेशा अपने टारगेट पर रखा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए इस पे ऑफ कैलकुलस को चेंज करेंगे और हम आतंकवाद को उनके लिए एक कास्ट मिस एडवेंचर बनाकर ही रहेंगे, ताकि आतंकवादियों के जेहन में यह बात बैठ जाए और अच्छी तरह बैठ जाए कि यदि हमारे एक भी भारतीय नागरिक को कुछ हुआ तो उनके पूरे आतंक ठिकानों को हम जड़ से नेस्त नाबूद करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है। सभापति महोदय, यह तो रही वर्तमान की बात, लेकिन भविष्य के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का महत्व यह है कि भारत का नागरिक अब किसी सॉफ्ट देश का वल्नरेबल सिटीजन नहीं है, बल्कि एक आम भारतीय अब एक मजबूत भारत का स्वाभिमानी नागरिक है। सभापति महोदय, अभी कल ही लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान मैंने इस बात का जिक्र किया था कि लोकतंत्र में जनता द्वारा विपक्ष को यह दायित्व सौंपा जाता है कि वह सरकार से